हेलो एवरीवन। हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे आ गए हो तुम, तो ऑब्वियस सी बात है, अब तक तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, है ना। बेल आइकन प्रेस कर देना, सारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन तुम्हें आती रहेंगी तुरंत, है ना। और सारी वीडियोस के सारे अपडेट्स तुम्हें मिलते रहेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले जाके @physicsaholics अंडरस्कोर प्रतीक, ये जो अपनी ऑफिशियल आईडी है फिजिक्सaholics की, है ना, यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। यहाँ पे प्रतीक सर रेगुलरली लाइव आते रहते भी तुम्हारे लिए, ठीक है। और तुम्हारी सारी शंकाएं, सारे दर्द, सारे दुख, सारे समस्याएं दूर करते रहते हैं ना। जो भी तुम्हें समस्याएं होती है, तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं और फिजिक्स की समस्याएं, है ना, सारी की सारी। तो भाई फिजिक्सaholics अंडरस्कोर प्रतीक यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पे नीट वाले बच्चे ये ज्वाइन कर लेना, @NEET_physics, है ना। और जेई वाले बच्चे @IITJ_physics। यहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट्स मिलती रहती है क्लासेस से रिलेटेड, है ना। और जो भी तुम्हारे सॉल्यूशंस, डीपीपी सॉल्यूशंस, है ना, न्यू कोई वीडियो आ रही हो, जो भी वीडियो आ रही हो इस यूट्यूब चैनल पे, है ना, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे क्या मिलता रहता है, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं ना। तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना। और वेबसाइट पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा ही, है ना, पूरा प्रीमियम कंटेंट, डीपीपीज वगैरह, उनके वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। और क्लास लेक्चर वगैरह सब कुछ तुम्हें मिलेगा यहाँ पे ना। तो सारी की सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। पहला क्वेश्चन आज क्या बोल रहा है, डीपीपी नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है ना। डिराइव्ड, अपने को क्वांटिटीज डिराइव करने के लिए ना कोई फंडामेंटल सेट दे देते हैं और कोई क्वांटिटी पूछ लेते हैं कि भाई इन इन टर्म्स के फॉर्म में अपने को इस क्वांटिटी की डायमेंशन बताओ, है ना। कि भाई इसकी फॉर्म में, इन इन क्वांटिटीज की फॉर्म में इस नई वाली क्वांटिटी को तुम शो करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बोला हुआ है कि वेलोसिटी v, फोर्स f एंड एनर्जी e आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मास इज। अब देख लो, इसमें मास को पूछ लिया कि मास को तुम्हें लिखना है v, f और e की फॉर्म में, ठीक है। तो तुम्हें m को v, f और e की फॉर्म में लिखना है ना। वैसे तुमने क्या पढ़ा है कि मास खुद फंडामेंटल यूनिट होती है ना, लेकिन कोई भी सेट ले सकते हैं अपन जो फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं ना। तो यहाँ पे अपने को केवल क्या करना है, v, f और e का यूज करना है और उनसे डिफाइन करना है अपने को मास को, है ना, कि मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं ना क्या बोल रहा है। पहले तो बहुत ही आसान तरीका ना, जो तुम्हारा दिमाग खोल देगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो इन सारी चीजों में अपने को क्या लिखना होता है, रिलेशन, ठीक है। v, f और e, इन सारी चीजों में अपने को रिलेशन लिखना होता है। और अपने को चाहिए क्या, मास चाहिए अपने को, ठीक है। तो इन सारी चीजों में अपने को रिलेशन क्या क्या चीज बताती है ना, कि फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी में रिलेशन, है ना। तो सबसे पहले अपन देखें कि फोर्स इंटू वेलोसिटी, देखो इसमें टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी में टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एनर्जी में भी टाइम आता है, फोर्स में भी मास पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो टाइम के साथ भी अपने को खेलना पड़ेगा। सबसे लिखे, पहले लिखे अपन पावर, तो पावर को अपन एनर्जी अपॉन में टाइम से लिखते हैं। तो एनर्जी अपॉन में टाइम से लिखते हैं पावर को, और पावर को अपन फोर्स इंटू वेलोसिटी से भी लिखते हैं। समझ गए क्या खेल किया, कि पावर को अपन ने लिखा एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी अपॉन में टाइम इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी होता है। पावर को अपन फोर्स इंटू वेलोसिटी से भी लिखते हैं ना। ये तुम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ोगे ये सारे फॉर्मूले ना, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। E/T इक्वल टू F अपॉन में भी इक्वल टू पावर होता है, समझ गए। तो ये वो तरीका है जो तुम्हें फिजिक्स में सोचने पर मजबूर करता है ना, कि तुम इनमें किस तरीके से रिलेशन लगाओगे। मतलब कि इस तरीके से तुम क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, तो मतलब तुम सोच पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे किससे रिलेटेड होता है, समझ रहे हो। ये तुम्हारा दिमाग खोलने वाला तरीका है ना। बाकी तो तुम वो रटने वाला तो सबका होता ही है, डायमेंशन लिख के इसकी पावर ml, t की पावर को अपन क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो वो तो सब करते हैं ना। ये काफी अच्छा तरीका है तुम्हारे लिए, है ना। और एग्जाम में इसी को प्रीफर करना चाहिए ना। जब तुम पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, है ना, अभी अगर तुम 11th क्लास में हो और तुमने नहीं पढ़ी है, तो तुम्हें दिक्कत आएगी इन चीजों में, क्योंकि तुम्हें ये फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होंगे, है ना। पावर को F इंटू वी भी लिखते हैं, अपॉन में टी भी लिखते हैं, है ना। और भी बहुत सारे फॉर्मूले, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूले लगते रहते हैं, है ना। तो वो तुम्हें याद नहीं होंगे। अगर तुम ड्रॉपर में हो या फिर जब तुम 11th-12th कंप्लीट कर लोगे तुम्हारी, तो तुम्हें जब पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे, पूरी फिजिक्स की तुम्हें नॉलेज होगी ना, तो तब तुम्हारे ये वाला मेथड बहुत आसान कर देगा ये इन तरीके से जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके ना। क्योंकि ये डायरेक्टली ई, एफ और वी वगैरह और जो भी अपने से पूछा उसमें रिलेशन देता है अपने को, है ना। तो अपने को ml, t इनकी पावर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ गए। तो चलो यहाँ से अपने को क्या है
कि ई टी एफ इंटू वी, ई अपन में टी इक्वल टू एफ अपन में वी लिख दिया। अब अपने को टी एलिमिनेट करना है ना, टी एलिमिनेट करना है। अब देखो यहाँ पे वी एफ और ई, यानी कि वी एफ और ई ये तीनों तो चाहिए अपने को, इन्हीं की तो फॉर्म में अपने को क्या निकालना आंसर, ई एफ वी। सभी में ई एफ वी ई एफ वी ई एफ वी दे रखा है, इन्हीं के फॉर्म में अपने को आंसर निकालना है, यानी कि टी को एलिमिनेट करना है। तो टी को अपन मास की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, टी को अपन मास की फॉर्म में लिख सकते हैं। वापस से एफ पे जाओ, एफ इक्वल टू एम में होता है, ये तो तुम्हें याद होगा अगर तुम 11th में भी होता है ना, थोड़ा बहुत तो कहीं से तो सुन ही लिया होगा अब तक, ठीक है। एफ इक्वल टू एम में होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास आ गया अपने पास। ए क्या होता है भैया, ए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v अपॉन में t, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि v अपॉन में t, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, समझ गए। ये होता है अपने पास क्या, फोर्स होता है, ठीक। यहां से m आ जाएगा, सॉरी यहां से t निकाल लो, क्योंकि t यहां पे एलिमिनेट करना है अपने को, तो t निकाल लो, यहां से क्या आ जाएगा, mv अपॉन में f, ठीक है। अब ये t रख देंगे अपन यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा अपने पास, e अपॉन में ये mv लिखा, mv अपॉन में f था, वो f ऊपर आ जाएगा, समझ गए। mv अपॉन में f था, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है, वो न्यूमिनेटर में आ जाता है, f ऊपर आ गया इक्वल टू f इंटू वी, f से गया f, यानी कि ये जो क्वांटिटीज हैं f पे डिपेंड ही नहीं करेंगे, अपने को निकालना क्या है, मास। तो मास को उधर भेज दो, वेलोसिटी को इधर ले आओ, तो मास आ जाएगा बेटा e अपॉन में v, यानी कि मास को अपन लिख सकते हैं क्या, e की पावर, e अपॉन में v पहले से था और एक v और आ गया, तो v स्क्वायर बन गया ना, फिर तो एक v पहले से था, ये m को उधर लेके गई, v को इधर लेके आई, v पहले से था, v और v मल्टीप्लाई होके v स्क्वायर हो गया है ना। तो e की पावर 1, v की पावर -2, और किसके फॉर्म में था, फोर्स के फॉर्म में ना, तो फोर्स की पावर 0, फोर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यहाँ पे फोर्स आ ही नहीं रहा, यानी कि फोर्स की पावर 0। तो E में डायमेंशन है, मास को अगर लिखें E, V और F के फॉर्म में, तो E की डायमेंशन 1 आएगी, V की डायमेंशन -2 और F की डायमेंशन 0। तो अब देखो कौन से में दे रखा है, E की डायमेंशन 1, ये 2 दे रखा है गलत, E की डायमेंशन इसमें भी 2 दे रखा है गलत, E की डायमेंशन इसमें 0 दे रखा है गलत, E की डायमेंशन इसमें 1 दे रखा है, ठीक है। V की डायमेंशन -2, V की डायमेंशन -2 ये भी दे रखा है, F की डायमेंशन 0, खत्म, डी ऑप्शन सही हो गया, समझिए। अगर तुम ये फॉर्मूले आते होते तुम्हें इतना टाइम लगता ही नहीं, मैं तो तुम्हें समझाने में इतना टाइम लग रहा है ना। एग्जाम में अगर तुम सोचते कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, एफ इंटू वी में क्या रिलेशन है ना, और ई कैसे रिलेटेड होती है उनसे, है ना। तो एफ इंटू वी पावर होती है और एनर्जी रिलेटेड होती है, पावर एनर्जी अपॉन में टाइम खुद पावर होती है, तो इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। और मास को कन्वर्ट करना था कि इसमें से टी एलिमिनेट कर दिया एम वी और एफ की फॉर्म में, समझ गए। चलो अब वही जो जनरल सब बताते हैं उस तरीके से भी कर लेते हैं भैया, यहाँ से तो आ गया डी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आ गया। अब एक और तरीका होता है, उससे कर लेते हैं। अपने को अगले पेज पे चलते हैं ना, किस किस में रिलेशन निकालना है, वी एफ और ई पता है ना अपने को, वी एफ और ई पता है, और अपने को निकालना क्या है, मास के डायमेंशन है ना। चलो ठीक है, तो अपने को मास के डायमेंशन निकालने हैं, ठीक है। तो मास के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मान लो कि जो मास को अपन ने लिखा, मास को अपन ने क्या लिख दिया, v की पावर a, f की पावर b और e की पावर c, इस तरीके से लिख दिया, समझ गए। अच्छा, मास की डायमेंशन m, ठीक है, v की डायमेंशन लिखें l t -1 उसकी पावर a, f की डायमेंशन m l t -2 उसकी पावर b, और e की डायमेंशन कितनी, m l2 t -2 इसकी पावर c, ठीक है। अब देखो इधर L और T की अगर डायमेंशन देखें तो मास के अंदर तो L और T की पावर क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, 0। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो येलो कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है M, दोबारा लिख देता हूँ अगर तुम्हें दिख नहीं रहा, क्योंकि ये रेड कलर इस पे कम ही दिख रहा है ना। m के डायमेंशन को लिखेंगे m इक्वल टू v की डायमेंशन l t -1 होती है, इसकी पावर a लिखा अपन ने, f की डायमेंशन m l t -2 होती है, इसकी डायमेंशन b लिखा, और m एनर्जी की m l2 t -2 इसकी डायमेंशन, इसकी पावर c है, ठीक है। कि भाई अपन ने मान लिया कि मास है वो v f e की फॉर्म में लिखा, तो v की डायमेंशन a थी, f की b और e की c थी, तो a b c की वैल्यू निकालनी है अपने को। अब इधर से देखें तो इधर देखें m है यहाँ पे, यानी कि L की डायमेंशन 0, T की डायमेंशन भी 0 है। मास में L और T तो 0 ही होते हैं, M होता है केवल और केवल। अब L, T और M इनके डायमेंशंस को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले M की कितनी कितनी डायमेंशन आ रही हैं,
m की डायमेंशन m की पावर b यहाँ से आ रही है, m की पावर c यहाँ से आ रही है, तो m की पावर b इंटू m की पावर c कितना हो जाएगा, m की पावर b प्लस c, मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना। फिर l की लिखेंगे, l की पावर a यहाँ से आ रही है, b यहाँ से आ रही है, और 2 इंटू सी क्या हो जाएगा, 2c यहाँ से आ रहा है, तो l की पावर a प्लस b प्लस 2c, खत्म। l की पावर a यहाँ से आया, l की पावर b यहाँ से आया, और l की पावर 2c यहाँ से आया, ठीक है, a प्लस b प्लस 2c प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस क्यों आएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, अभी चल जाए। अच्छा अब t की डायमेंशन लिखना है ना, t की डायमेंशन जहाँ पे देखो माइनस a नहीं है, इसको माइनस a मत समझना तुम, कुछ भी समझ लेते हो, ये माइनस था ही नहीं है ना, वैसे ही पेन चल गया था बस। b की पावर a था ना, तो b की डायमेंशन lt की पावर -1 उसकी पावर a था, है ना। अब t की पावर यहाँ से देखिए -1 इंटू a माइनस का a हो जाएगा, तो t की डायमेंशन लिखेंगे तो माइनस का a तो यहाँ से आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा t की पावर -2b से, -2 की पावर b करेंगे माइनस का 2b हो जाएगा पावर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2b यहाँ से आ गया, और यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 2c आ जाएगा, तो वो भी ऐड हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारी चीजें, तो पावर ऐड होती जाएंगी, है ना। तो ये a -2b -2c आ गया। अब देखो यहां से देखें तो m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, यही है, ठीक है। अब m की पावर 1 को कंपेयर कर लो तुम, m की पावर को जब तुम कंपेयर करोगे तो m की पावर इधर 1 है, तो m की पावर उधर b प्लस c, एक इक्वेशन ये आ गई, यानी कि b प्लस c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, b प्लस c की वैल्यू 1 होनी चाहिए। हाँ अब देखें किस पे, l से कंपेयर करें ना, l की पावर इधर कितनी है 0, तो उधर भी 0 होनी चाहिए। कितना दे रखा है, a प्लस b प्लस 2c, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, ठीक है, और एक इक्वेशन t की पावर से आएगी, t की पावर भी 0 है, और t की पावर कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, -a -2b माइनस का 2c, समझ गए। यानी कि अगर मैं देखूं इसको, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इस पूरी इक्वेशन में से इधर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस b 2b प्लस में 2c बच गया, और ये माइनस इधर आके 0 में 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c बन गया। ये इक्वेशन आ गई 3, समझ गए, ये इक्वेशन आ गई 3। अब क्या करें अपन, 3 इक्वेशन है abc में और 3 ही अननोन है abc, सोल्व हो जाएंगे ना। क्या करेंगे, 3 वाली इक्वेशन में से 2 वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, देखो तो 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाएगा, a और b में वापस से रिलेशन आ जाएगा, है ना। इसमें देखो a से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा और c से c भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर दो 3 में से 2 को माइनस कर दो, 3 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करो, तो पहले 3 लिख दो, 2c प्लस 2b प्लस a, कैसे भी लिख दो यार, आगे पीछे करने से वैल्यू थोड़ी बदल जाती है ना। तो 2c प्लस 2b प्लस a लिख दिया ना। अब सेकंड इक्वेशन लिख देंगे अपन, इसमें से माइनस करना है अपने को, कौन सी सेकंड इक्वेशन, 2c प्लस b प्लस a इक्वल टू 0, ये माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो हर क्वांटिटी के आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो 2c से तो 2c गया, ठीक है, a से a गया, प्लस a से माइनस का a गया। अब ये क्या बन गया, 2b माइनस b बच गया b, और इक्वल टू 0, 0 माइनस तो 0 0 ही रहेगा, यानी b की वैल्यू 0 आ गई। f की डायमेंशन कितनी आ गई, 0, और 0 ही आनी चाहिए थी, निकाल तो लिया था अपन ने पहले। b की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे रख दो b की वैल्यू 0, है ना। b प्लस c अगर 1 है, b की वैल्यू 0 है, प्लस c इक्वल टू 1, तो c कितना आ गया बेटा, वापस से 1 आ गया, b 0 c 1, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है तो कहीं पे भी रख दो, b 0 c 1 इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो 0 इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है अपने पास, a की वैल्यू निकालनी है, प्लस में b रखना है, b कितना आया अपने पास, b की वैल्यू आ गई 0, प्लस में c कितना आया अपने पास, c आ गया अपने पास 1, इक्वल टू ये कितना आ गया, ये 0 के इक्वल है ना, तो a प्लस b प्लस 2c, ठीक है। c अपने पास 1 आया, तो 2 इंटू सी लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 2 इंटू सी, पहली इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं, a प्लस b प्लस 2c, a की वैल्यू रख दी, a तो अपने को निकालना है, b अपने पास क्या आया था 0, 0 रख दिया, और 2 इंटू सी, c की वैल्यू आई कितनी 1, तो ये यहाँ पे रख दी, यानी कि a प्लस 2c, सॉरी a प्लस 2, a प्लस 2, सिंपल a प्लस 2 आ गया। ये 0 के इक्वल है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, -2, समझ गए।
तो a की वैल्यू माइनस का 2, b की 0 और c की 1। तो अपन m को क्या लिखेंगे, लिख दो यहां से m v की पावर a, f की पावर b और e की पावर c था। तो v की पावर a यानी कि v की पावर कितना, a कितना है माइनस का 2, f की पावर b यानी कि f की पावर b 0 था, और e की पावर c, e की पावर कितना है 1। तो v की पावर माइनस 2, f की पावर 0 और e की पावर 1, यही आ रहा था e1 v माइनस 2 f 0, माइनस 2 0 और 1, माइनस 2 0 और 1, यही आ रहा था। समझ गए। तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है भाई, इसमें कैलकुलेट करो, एबीसी की 3 इक्वेशन बनेगी, हमेशा उनको सोल्व करो, कई बार टफ पड़ जाती है। यहाँ तो चलो हो रहा था, डायरेक्ट बी की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर रखती सी आ रहा था, यहाँ पर रखती ए आ रहा था। कई बार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशंस होती हैं, तो तुम्हें वो तरीका अगर तुम पूरी फिजिक्स जब पढ़ लोगे है ना, तब ये तरीका तुम्हें बहुत आसान लगेगा। समझ रहे हो, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है तो, है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h, इन सब की यूनिट दे रखी है, आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट इन ए सिस्टम, द डायमेंशंस ऑफ टाइम इन दिस न्यू सिस्टम शुड बी, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इनमें रिलेशन बताना अपने को, c, g और h, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या येलो नहीं दिख रहा होगा ना, तो येलो नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे रेड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि c, g और h में रिलेशन बताना है, और निकालना क्या है, द डायमेंशंस ऑफ टाइम t, है ना। तो इनमें भाई g को g लिखते हैं अपन कहां से, f इक्वल टू gm/m2/r², जो तुम ग्रेविटेशनल में पढ़ते हो, है ना। और c को लिखते हो तुम, ये तो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, मीटर पर सेकंड में, और ये जूल सेकंड में, है ना। टाइम में रिलेशन निकालोगे तुम जी, एच और सी का, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि वो दिक्कत करेगा जी, है ना। जी को तुम फिर, ये जूल आ रहा है ना, ये जूल दिक्कत करेगा, जूल को एलिमिनेट करना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें इनमें कहीं, इसमें और इसमें कहीं जूल नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको तुम उसी तरीके से कर लो, है ना। जरूरी नहीं है हर बार वो तुम्हें आसान ही लगे वो फॉर्मूला, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में वही लग जाता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में बहुत सारे 2-2 लाइन में आंसर आ जाते हैं उसे, है ना। तो हमेशा सोचा करो कि तुम इन फॉर्मूलेज में रिलेशन निकाल सकते हो क्या, अदरवाइज तो फिर वो तो है ही तुम्हारे पास कि तुम क्या करोगे, है ना। तुम मान लो कि टाइम जो है वो डिपेंड करता है सी की पावर ए पे, जी की पावर बी पे और एच की पावर सी पे। ऐसा नहीं कि ये उस तरीके से हो नहीं सकता, है ना, लेकिन अभी दिमाग में आ नहीं रहा है कि जी, सी और एच को आसानी से किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं ना। कर तो पाएंगे, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा उस पर, है ना। कर तो पाएंगे, कोई ना कोई तो रिलेशन हमेशा निकलेगा फिजिक्स में, हर क्वांटिटी, हर फॉर्मूले के बीच में रिलेशन कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है ना। और डायमेंशनली तो जरूर निकलता है। डायमेंशनली तो बहुत सारी चीजों के डायमेंशन इक्वल होते हैं, जैसे वर्क का, एनर्जी का इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के, इंपल्स का, मोमेंटम का इक्वल होता है ना। ऐसी और भी चीजों के, यानी कि वर्क का और टॉर्क का भी इक्वल होता है, एनर्जी का, है ना। तो इस तरीके से रिलेशन तो निकल ही जाएंगे, वैसे ही नहीं तो डायमेंशनली तो हमेशा मिल ही जाएंगे, है ना। लेकिन चलो ठीक है, अभी इसी से कर लेते हैं, अगर कोई दिमाग में नहीं आ रहा तो, है ना। इसको करते हैं टी, अच्छा अब मान लो कि टी जो है वो डिपेंड करता है सी की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर सी पे, है ना। ये इक्वल ही हो हमेशा जरूरी नहीं है, अपन केवल डायमेंशनली मान रहे हैं कि ये डायमेंशनली इक्वल है। हो सकता है इनका फॉर्मूला डिराइव करें तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट के आता हो, ठीक है। लेकिन अपने को केवल और केवल डायमेंशनली बताना है कि किस पे डिपेंड करेंगे, इसमें न्यू सिस्टम में डायमेंशंस क्या होंगी। तो टी की डायमेंशन मान लो कि सी की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर सी की डायमेंशंस के बराबर आ रहा है ना। ये फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ और आ सकता है, ये डायमेंशनली इक्वल लिखा है मैंने ना। और ये क्वेश्चंस हमेशा डायमेंशनली इक्वल लिख के ही करे जाते हैं ना, अपने को नहीं पता उनके बीच में कांस्टेंट क्या आएगा, है ना। लेकिन डायमेंशंस लिखी जाती हैं तो डायमेंशंस तो इक्वल होती हैं, कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, है ना। वो जो भी कांस्टेंट लगते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होते हैं ना, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं ओनली, ठीक है भाई। तो अब लिख दो टी की अगर डायमेंशन चाहिए अपने को, तो टी की डायमेंशन m0 l0 t, टी की डायमेंशन में m और l0। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन lt-1 स्पीड की, तो lt-1 की पावर a इंटू जी की डायमेंशन देखो यहां से मिल जाएगी, तुम्हें क्या दे रखा है, यूनिट दे रखी है जी की। तो n का डायमेंशन m/l(t-2) इंटू मीटर स्क्वायर, इसके डायमेंशन मीटर स्क्वायर की डायमेंशन l2, है ना। और किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है तो ऊपर जाके किलोग्राम की पावर -2, यानी कि m की पावर -2, ये आ गया। तो भैया ये क्या बनेगा,
m की पावर -1, m की पावर -1 बन गई, l की पावर 2 बन गया और t की पावर -2 रह गया। m -1 l2, यही तो बनेगा, l3 बनेगा ना, 1 और 2 3 बनेगा, l3 m -1 l3 और t में केवल -2 है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा m -1 l3 और t -2, m -1 l3 t -2, इसकी पावर भी लगा दो और h है प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो यूनिट है इसकी जूल सेकंड, जूल की डायमेंशन एनर्जी की m l2 t -2 इनटू सेकंड की टाइम, तो m l2 t -1 इसकी वो आ जाएगी डायमेंशन, m l2 t -1 इसकी डायमेंशन है, इसकी पावर c है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, m की पावर 0 हो गया, l की पावर 0 t, ठीक है, t की पावर 1। अब देखो इधर m की पावर लिखो, m की पावर -b, तो यहाँ से -1 b से मल्टीप्लाई होगा, है ना, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होंगे, -1 इंटू b कितना हो जाएगा, माइनस का b, ठीक है। m की पावर -b तो यहाँ से आ गया, है ना, अब मल्टीप्लाई होगा m की पावर c से, तो ऐड हो जाएगा वो c पावर में, ठीक है। उसके बाद में l की लिखेंगे, l की पावर a यहाँ से आ जाएगी, l की पावर 3 इंटू बी यहाँ से आ जाएगी प्लस का, और l की पावर 2 इंटू सी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, इंटू t की पावर, अब देखो t की पावर -1 इंटू ए, -a तो यहाँ से आ जाएगी, प्लस हो जाएगा माइनस का 2 इंटू बी, माइनस का 2b आ जाएगा यानी कि माइनस का 2b, और यहाँ से माइनस का 1 इंटू सी यानी कि माइनस का c यहाँ से आ जाएगी, समझ गए। और इधर इनसे क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो चलो करते हैं। 0 इक्वल टू क्या लिखना है अपने को, पहली इक्वेशन m की पावर को क्या करते हैं अपन, m की पावर को कंपेयर करते हैं, तो इधर तो 0 है, इधर कितनी है, इधर कितनी है -b प्लस सी, है ना, तो 0 इक्वल टू -b प्लस सी, यहां से अपने को सीधा सीधा मिल गया b इक्वल टू सी होगा, b इक्वल टू सी यानी कि इससे हो रहा है क्या, b इक्वल टू सी, b किसकी है, b किसकी पावर है g की, और c पावर है h की, यानी g और h की पावर सेम होनी चाहिए, तो g और h की पावर इसमें भी 1/2 सेम दे रखी है, इसमें g और h की -1/2 1/2, ये तो होगा ही नहीं, मतलब ये 1/2 सेम है, इसमें भी 1/2, ये भी चालाक है भैया ना, ये भी खेल गई, ये बोले कि ऐसे तो नहीं करने देंगे, है ना, पूरा ही सोल्व करवाएंगे, ठीक है। अभी 3 ऑप्शन में से वे दे रखे हैं, तो अपने को सी ए बी सी इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैसे तो देख लो सभी में 1/2 यानी बी और सी की वैल्यू 1/2 होगी, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, है ना, और ए की वैल्यू निकाल लो जो भी आ रही हो, है ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी अपन तो सारी इक्वेशन सोल्व करके करेंगे ना, अपन तो पूरा इक्वेशन को सोल्व करेंगे। बाकी तुम्हें इतना देखना आना चाहिए, एग्जाम में तुम्हें टाइम बचाना है। तुमने देख लिया कि बी और सी इक्वल कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं इन तीनों में, और वो सारी जगह 1/2 दे रखा है, तो कंफ्यूजन ही खत्म, यानी बी और सी की वैल्यू 1/2 ही होगी, और बी और सी की वैल्यू 1/2 किसी भी, फिर इससे कंपेरिजन कर लो L 0 से, क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है, बी पता है सी पता है, ए आ जाएगा डायरेक्टली, समझ लो। पर अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन सोल्व करेंगे ना। चलो ठीक है, अब L को कंपेयर करो, L की पावर 0 इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 2c, L कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 2c, ये इक्वेशन आ गई 2, ये इक्वेशन थी 1। दूसरी t की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो t को करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, -a माइनस 2b माइनस c, -a माइनस का 2b माइनस का c, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब इनको एलिमिनेट करना है अपने को, इनको एलिमिनेट करेंगे तो सबसे पहले 2 और 3 को ऐड कर दो, देखो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 तो 1 इक्वल टू माइनस का a और प्लस का a ऐड होके 0, माइनस का सॉरी, तो ये यहां से तो वापस से b माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, b माइनस सी b प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से b प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा क्या, ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है, आ जाएगा ना, फिर b और c की वैल्यू आ जाएगी। चलो खत्म कहानी फिर तो, है ना। तो यहां से देखो a माइनस a 0, 3b माइनस 2b क्या हो जाएगा, प्लस का b, 3b में से 2b गया तो प्लस का b बच गया, 2c में से 1c गया तो प्लस का c बच गया, ये आ गया ना, यानी कि b प्लस c इक्वल टू 1 आ गया, और b और c इक्वल है, यानी कि b की जगह c रख दो यहाँ पे भी, c प्लस c इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू 1 यानी कि c की वैल्यू हाफ, और c के बराबर ही b है, तो यहाँ से भी आ गई तुम्हारे पास c और b की वैल्यू, यानी कि c और b क्या है, हाफ हाफ है, समझ गए। तो c और b हाफ हाफ है, लेकिन c और b से काम नहीं चला, वो तो अपने को पहले पता चल गया था। अब अपन जाएंगे a पे, तो यहां से a कैसे निकालें, किसी भी इक्वेशन में ये सेकंड वाली इक्वेशन उठा लो, इसमें 0 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू हाफ,
प्लस में 2 इंटू सी की वैल्यू हाफ, ये रख दो, ठीक है। तो 0 इक्वल टू ए प्लस ये कितना है 3/2 प्लस में ये कितना है 2/2, यानी कि ये 0 इक्वल टू ए प्लस 3/2 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा 5/2। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5/2। तो यानी कि ए देखना है माइनस 5/2 कहाँ पे है, बी और सी में तो सब में हाफ ही है। तो ए की वैल्यू माइनस का 5/2, ए क्या था सी की पावर माइनस 5/2 किसमें है, पहले ही ऑप्शन में दे रखी है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ये दोनों हाफ हाफ दे रखी है, माइनस का 5/2। समझ गए, कहानी खत्म। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अब अगले सवाल पे चलो। इफ द टाइम पीरियड टी, इफ द टाइम पीरियड t of vibrations of a liquid drop depends on surface tension s, radius r of the drop and density rho of the liquid, then the expression of t is, है ना। तो क्या दे रखा अपने को, टाइम पीरियड यानी ये t है, रेड कलर से लिख लेते हैं यहाँ पे, ये t है, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन में, रेडियस में और डेंसिटी में, इनमें तो सीधा सीधा रिलेशन होता है। जब तुम चैप्टर पढ़ोगे ना सरफेस टेंशन फ्लूइड के अंदर, है ना, फ्लूइड के अंदर सरफेस टेंशन जब तुम पढ़ोगे तो वहां पे तुम पढ़ोगे कि जो मिनिस्कस की हाइट होती है वो 2s अपॉन में रो आर जी से लिखते हैं ना। अब इनकी डिटेलिंग क्या होती है ये तो तुम वहीं पढ़ोगे। ये आर होता है रेडियस यानी कि लेंथ का मेजरमेंट, एच होता है हाइट कैपिलरी में, है ना। तो ये क्या हो गया एच यानी कि हाइट, ये यानी ये भी लेंथ का मेजरमेंट, रो डेंसिटी होती है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। एस होता है अपना सरफेस टेंशन, ठीक है, एस क्या होता है अपना सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन आ गया अपने पास, आर आ गया अपने पास, रो भी आ गया अपने पास, टी नहीं है अपने पास। अब देखो डायमेंशनली अगर अपन देखें, डायमेंशनली मैं बोल सकता हूं एच और आर बराबर हैं, डायमेंशनली एच और आर बराबर हैं। एच हाइट यानी कि लेंथ ही है, इसकी भी डायमेंशन एल है ना, आर की भी डायमेंशन रेडियस है यानी कि ये एल ही होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम उसमें पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा ना। तो एच और आर डायमेंशनली इक्वल हैं, तो डायमेंशनली मैं लिख सकता हूं कि आर इक्वल टू 2s अपॉन में आर रो इंटू जी डायमेंशनली। इसको भी आर लिख सकता हूँ डायमेंशनली, एच को भी आर लिख सकता हूँ, है ना। वैसे एच और आर बराबर नहीं होते हैं लेकिन डायमेंशनली तो बराबर ही है ना। अपने को तो केवल डायमेंशनली बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। तो डायमेंशंस में तो लिख ही सकते हैं ना इक्वल हैं, खत्म। बस अब क्या करना है अपने को, जी एलिमिनेट करना है, जी नहीं चाहिए अपने को, और अपने को टाइम भी चाहिए, है ना, टाइम तो चाहिए ही अपने को, और टाइम और डिस्टेंस इसमें आ जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने को केवल डायमेंशन से मतलब है ना। ये कॉन्स्टेंट देखो हर क्वेश्चन में के दे रखा है, अपने को नहीं पता, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाएगा ना कि क्या होगा, या फिर थ्योरेटिकली कोई और दूसरे फॉर्मूलों का यूज करके अपन निकाल लेंगे। लेकिन अपने को डायमेंशंस बतानी है कि क्या होंगी, रो की डायमेंशन, आर की डायमेंशन, एस की डायमेंशन। तो उसके लिए जी की जो डायमेंशन है, जी की डायमेंशंस देखें तो मीटर अपॉन में एस स्क्वायर, यानी कि मैं देखूं तो मीटर तो क्या हो जाएगा, मीटर यानी लेंथ, यानी वापस से आर लिख सकता हूं लेंथ मीटर को, है ना, आर लिख सकता हूं डायमेंशनली, अपॉन में एस सेकंड है टाइम, टाइम तो टी में रखना है अपने को, कैपिटल टी दे रखा है तो कैपिटल टी में रख दो, टी स्क्वायर, यानी कि जी को डायमेंशनली मैं लिख सकता हूं आर अपॉन में टी स्क्वायर की डायमेंशन, जी की डायमेंशन इक्वल टू आर अपॉन में टी स्क्वायर की डायमेंशन, वही तो है, खत्म कहानी। टी की डायमेंशन चाहिए और ये सारी चीजें अपने को पता ही है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2s अपॉन में आर रो इंटू जी को लिख दूंगा मैं आर इंटू अपॉन में टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर था वो ऊपर चला गया। अब टू की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है ना, तो इसको तो हटा दो। तो डायमेंशन ले देखें तो आर इंटू आर स्क्वायर है, तो आर इक्वल टू एस टी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर रो, ठीक है, ये है डायमेंशनली। तो टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो आर इधर आके आर स्क्वायर इंटू आर की क्यूब इंटू रो अपॉन में एस, ठीक है। तो आर की क्यूब इंटू रो ये इधर आ गया अपॉन में एस, ये आ जाएगा किसके बराबर, टी स्क्वायर के बराबर डायमेंशनली। तो टी किसके डायमेंशंस के बराबर आ जाएगा, है ना, यहां पर क्या आ रहा है अपना आर की क्यूब, चल जा भाई, आर की क्यूब रो अपॉन में एस, इसके डायमेंशन टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है। तो अगर अपने को टी की डायमेंशन है चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब रो अपॉन में एस, ये डायमेंशनली बराबर होगा। और कांस्टेंट लगा दें तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा टी इक्वल टू के कांस्टेंट और आर क्यूब रो अपॉन में एस, ये आ जाएगा। डायमेंशनली तो इक्वल था, है ना,
अब फॉर्मूला बनाना है तो कांस्टेंट के और आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो टी इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब रो अपन में एस। समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है। कौन सा फॉर्मूला दे रखा है? स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब रो अपन में एस आना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब रो अपन में एस, आर क्यूब रो अपन में एस, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आर क्यूब रो अपन में एस बाहर कांस्टेंट की है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। अब ये तो क्या होगा, अपने फॉर्मूले से देख लिया। अब अपन देखते हैं किससे, जो अपना नॉर्मल अपन मेथड जो पढ़ते हैं डायमेंशंस इक्वल कर करके देखते हैं ना, उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको कैसे करते हैं भाई, कहाँ पे जगह बची है, इसी में कर लेते हैं अगले वाले पे, कि टी एस आर और रो है ना, टी एस आर और रो, और उसमें चाहिए टी चाहिए ना, एस आर और रो में टी एस आर और रो। तो टी को इन तीनों के फॉर्म में लिखना है। तो अपन मान लेते हैं टी है जो है वो डायमेंशनली एस की पावर ए, आर की पावर बी और रो की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। एस की डायमेंशन देखें, सरफेस टेंशन, इसकी यूनिट दे रखी है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन को तो अपन एम एल टी माइनस 2 लिख देते हैं। इनटू मीटर करना है तो एम यानी कि मीटर अपॉन में मीटर है ना, डिवाइड बाई मीटर, ठीक है। तो मीटर की डायमेंशन एल है ना, तो एल से एल गया, यानी कि एम टी माइनस 2 किसकी आ जाएगी, सरफेस टेंशन की डायमेंशन है। अब तो डायरेक्टली इतना तो लिख सकते हैं ना, न्यूटन की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई मीटर की डायमेंशन एल, तो एल से एल गया तो एम टी माइनस 2 बच गया, यानी कि इसकी डायमेंशन देखें तो कितना आ जाएगा, एम टी माइनस 2 है ना, एम टी माइनस 2 आएगा। इनमें बस कैलकुलेशन है इस तरीके से और कुछ नहीं होता। एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2 की यहाँ पे पावर ए आ जाएगा। अब आर है रेडियस, यहाँ पे भी दे रखा आर रेडियस है, तो इसकी तो डायमेंशन एल होगी, एल की पावर बी। और रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास की तो डायमेंशन क्या होगी, एम अपॉन में वॉल्यूम की होती है L3, L3 ऊपर चला जाएगा, एल की पावर -3, एम एल -3 की पावर, ये क्या हो जाएगा, C। समझ गए? डेंसिटी की डायमेंशन एम एल -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो m की 0, l की 0, टाइम की डायमेंशन t, ठीक है। तो m की 0, l की 0, टाइम की डायमेंशन 1 है ना, ये ऐसे था, रो का फॉर्मूला लिखा था m अपॉन में भी है ना, ठीक है। अब यहाँ पे m की डायमेंशन को क्या करो, कंपेयर करो। 0 इक्वल टू यहाँ से m की पावर डायमेंशन क्या आएगी, m की पावर, या फिर इनको पहले वैसे लिख लो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो m की पावर लिख लो यहाँ से a, प्लस में यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा m की पावर, यहाँ से c और आ जाएगा a प्लस c। फिर l की डायमेंशन लिखो, यहाँ से आ जाएगा b और यहाँ से आ जाएगा -3c, इंटू t की डायमेंशन लिखेंगे -2 इंटू a, -2a, और कुछ नहीं, बस t की डायमेंशन यही है। तो अब m की डायमेंशन का कंपेयर कर लो, इधर है 0 तो इधर भी 0 होनी चाहिए, यानी a प्लस c 0 होना चाहिए, यानी कि a इक्वल टू -c हो गया, ठीक है। उसके बाद में l की डायमेंशन को कंपेयर करो, तो l की डायमेंशन इधर 0 तो इधर भी 0, यानी कि b -3c 0 होना चाहिए, यानी कि b की वैल्यू आ गई 3c के बराबर, ठीक है। अब आ जाएगा क्या, t की डायमेंशन कंपेयर करते, इधर t की डायमेंशन 1 है, इधर -2a है, यानी कि a की वैल्यू तो -1/2 आ गया, ठीक है। यहां से a की वैल्यू -1/2, अगर a -1/2 है तो c कितना हो जाएगा, a -1/2 है तो c, a इक्वल टू माइनस का c है तो c इक्वल टू -a हो गया, तो a को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, c आ गया प्लस का हाफ, c आ गया प्लस का हाफ, और c अगर प्लस हाफ है तो b आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हो तुम कि t आ जाएगा अपना, t आ जाएगा कितना, अपना जगह कम बची है भैया ना, t आ जाएगा अपना s की पावर a, s की पावर a क्या है, -1/2, ठीक है। और फिर उसके बाद में r की पावर b यानी कि 3/2, और फिर आ जाएगा रो की पावर c यानी कि 1/2। तो ये क्या है, डायमेंशनली ये लिख सकते हैं। तो r की पावर 3 से देखो, सबकी पावर 1/2 है, तो सबकी पावर 1/2 में से हटा दो और एक साथ स्क्वायर रूट लगा देता हूं। उसके बाद में s की पावर -1 नीचे आ जाएगा, s पावर +1 हो गई, समझ रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हो। s की पावर सब में से 1/2 कॉमन ले लिया, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 1/2 कॉमन आ गया और उसकी जगह लग गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब -1, तो -1 यानी कि s की पावर -1 नीचे जाके s की पावर +1, तो नीचे आ गया s, r की पावर 3 बच गया और रो की पावर 1 बच गया, क्योंकि 1/2 के लिए तो सबके स्क्वायर रूट लगा ही दिया ना अपन ने,
ठीक है। अब अगर वैसे फॉर्मूला बनाना है तो के लगा दो कांस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब रो अपॉन में एस, बन गया वही फॉर्मूला, आर क्यूब रो अपॉन में एस। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ गए? चलो अगले सवाल पे चलो। हाँ, ये क्या बोल रहा है? इफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए नैनो कैपेसिटर, है ना, यूनिट अपने को दे रखी कूलम्ब स्क्वायर पर जूल, किसकी? कैपेसिटेंस की यूनिट दे रखी है, is measured in terms of a unit U measured by combining the electric charge E, Bose radius A naught, Planck's constant H, ठीक है, and speed of light C, ठीक है। अब देखो इनमें क्या रिलेशन है ना, इनमें क्या रिलेशन है, अपने को जाना है कहां पे, किसके रिलेशन पे जाना है? अपन पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था क्या फॉर्मूले वाला? हाँ बता दिया ना। हाँ। इसमें देखो अपने को फॉर्मूला, देखो कैपेसिटेंस, ये तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में पूरा चैप्टर आएगा कैपेसिटर, है ना, उसमें तुम पढ़ोगे कैपेसिटेंस क्या होता है ना। अभी तो तुम फॉर्मूला सुन लो कि कैपेसिटेंस की, और इसको जूल वगैरह में दे रखा है, साथ में अपने को रिलेट करना है किससे? प्लैंक्स कांस्टेंट जूल से, है ना, तो H, ठीक है, और E को भी करना है अपने को, यानी चार्ज भी रखना है, A भी रखना है अपने को, यानी कि लेंथ भी रखनी है। तो लेंथ में अगर जूल में देखें तो इसकी एनर्जी को लिख सकते हैं, यहां पे भी एनर्जी लिख देंगे क्योंकि यहां पे भी एनर्जी है, वहां पे भी एनर्जी है। तो कैपेसिटर की एनर्जी देखें, ठीक है, तो क्या होती है? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। चलो अच्छी बात है। और इसको अपन इक्वल कर देंगे किसके? एनर्जी किसके बराबर होती है? कैपेसिटर में तो एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c होती है, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, और C क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है, और कैपेसिटेंस यहाँ पे दे रखा है U, ठीक है ना, तो ये U आ जाएगा भाई, समझ गए? ये क्या बन जाएगा अपना? ये बन जाएगा अपना U बन जाएगा, ना कि C। तो कैपेसिटेंस C लिखते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट भी है, इसलिए इन्होंने U से डिनोट कर रखा, ठीक है। क्यू स्क्वायर अपॉन में 2U, इसको कैपेसिटर की एनर्जी लिखते हैं। उसके बाद में HC बाई लैम्डा से भी लिखते हैं एनर्जी। HC बाई लैम्डा से किसकी एनर्जी लिखते हैं? किसी भी इंसिडेंट लाइट रे की अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो उसकी जो एनर्जी होगी HC बाई लैम्डा से लिखते हैं। यहाँ पे H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। लैम्डा क्या होती है? उस वेव की वेवलेंथ, यानी कि ये क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि इसकी डायमेंशंस क्या होती है? किसके बराबर? लेंथ के डायमेंशन के बराबर। तो देखो चार्ज क्या होता है, यहाँ पे ये क्यू चार्ज होता है, तो चार्ज की ये भी ई भी चार्ज है, यानी ये दोनों डायमेंशनली इक्वल है। अगर मैं डायमेंशनली अगर बोलना चाहूं, क्योंकि अपन डायमेंशनली तो डायमेंशनल फॉर्मूला ही तो बना रहे हैं, तो डायमेंशनली अगर अपन बोले तो क्या बोल सकते हैं? क्यू की डायमेंशन, ई की डायमेंशन, क्यू चार्ज ही तो होता है, ई भी चार्ज ही है, तो डायमेंशनली इक्वल है। तो क्यू की जगह तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ई, तो ई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू यू को तो निकालना ही है, ठीक है, यू का तो निकालना ही, इक्वल टू एच भी रखना ही है, सी भी रखना ही है, ठीक है, अपॉन में लैम्डा। अब लैम्डा लेंथ है, और बोर्स रेडियस यानी कि क्या होता है? किसी भी बोर मॉडल से जो अपन रेडियस निकालते किसी भी एटम की किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस, है ना, तो क्या होती है? रेडियस यानी कि लेंथ, है ना, ये भी लेंथ है। तो डायमेंशनली ए और ए नोट और लैम्डा भी इक्वल है, तो डायमेंशनली अगर मैं देखना चाहूं तो लैम्डा की जगह ए नोट लिख सकता हूं मैं, है ना। अपने को डायमेंशन से देखनी होती है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता, समझ गए? ठीक है, तो ये लिख दिया। अब अपने को चाहिए क्या? यू, तो 2 का तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होता, हटाओ इसको, ई स्क्वायर अपॉन में यू इक्वल टू एच सी अपॉन में ए नॉट, ठीक है। तो डायमेंशनली ये लगा लो चाहे तुम चाहो तो डायमेंशनली अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है ना, इनमें कुछ कॉन्स्टेंट और भी आ सकते हैं, लेकिन डायमेंशनली ये दोनों फॉर्मूले करेक्ट हैं, ये इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं, है ना। तो u चाहिए तो u आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू ए नॉट अपॉन में एच सी, ई स्क्वायर ए नॉट अपॉन में एच सी, किसमें दे रखा है? ई स्क्वायर एच गलत, ई स्क्वायर एच इंटू सी गलत, ई स्क्वायर इंटू सी गलत, ई स्क्वायर इंटू ए नॉट अपॉन में एच सी, ये सही हो गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, खत्म, है ना। ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अभी उससे देखो, उस वाले फॉर्मूले से, सॉरी मेथड से अपने को क्या निकालना है? यू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट दे रखी है अपने को, यहाँ पे करते हैं सी, यू यानी कैपेसिटेंस है, ठीक है, यू। इसकी यूनिट क्या दे रखी है अपने को? यूनिट दे रखी है जूल पर, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर पर जूल, कूलम्ब स्क्वायर पर जूल, ठीक है भाई, ठीक है।
अब उसके बाद में ऑफ ए यूनिट यू मेड बाई कंबाइनिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज ई, ठीक है, चार्ज ई यानी कि, ठीक है, फिर ई दे रखा है अपने को साथ में ए नोट बोर्स मॉडल ए नोट दे रखा है, ये रेडियस है, ये चार्ज है ना, और ये दे रखा है अपने को प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकंड, है ना, तो एच दे रखा है अपने को, जूल सेकंड इसकी यूनिट दे रखी है, और ई और सी दे रखा है ना, अभी निकाला था ना इसमें सी के फॉर्म में, तो मेजर्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट सी दे रखा है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट सी दे रखा है, तो सी इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो इसका डायमेंशन कूलाम्ब हो जाएगा, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एल, ठीक है, वैसे इसका डायमेंशन कूलाम्ब नहीं होगा, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अपन बना सकते हैं ना, क्योंकि फिर अपन करंट को ही कूलाम्ब के फॉर्म में डिफाइन कर देंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे भी कूलाम्ब है, यहाँ पे भी कूलाम्ब है, तो इसको इसी की फॉर्मेट में रख लेते हैं, ठीक है। ए नोट आ गया अपना एल, इसकी यूनिट जूल सेकंड, जूल का एम एल टू टी माइनस टू इंटू टी, यानी कि एम एल टू टी माइनस वन, सेकेंड को टी रख दिया, तो ये एम एल टू टी माइनस वन इसकी डायमेंशन आ गई, सी की आ जाएगी एल टी माइनस टू स्पीड है, तो ठीक है। अब लिख लो यू को चाहिए, यू चाहिए अपने को, यानी कि कूलाम्ब स्क्वायर, कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन में पर जूल है ना ये, तो कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन में एम एल टू टी माइनस टू, तो एम ऊपर गया एम माइनस वन, एल ऊपर गया एल टू, और टी की पावर, सॉरी एल ऊपर गया तो एल माइनस टू, और टी ऊपर गया तो टी की पावर माइनस टू, समझ गए, अब समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो कूलाम्ब को अपन करंट में डिफाइन कर सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी से, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तुम फिर आई का कंपेयर करोगे, यहाँ डायरेक्ट कूलाम्ब का ही कंपेयर कर लेना ना, यहाँ डायरेक्ट कूलाम्ब से ही कंपेयर कर लेना, कि चार्ज को ई का ई रख लो कूलाम्ब, समझ रहे हो, ठीक है। इक्वल टू मान लो ये जो u डिपेंड करता है, u मान लो डिपेंड करता है e की पावर a नोट की पावर b, h की पावर c, और फिर तो c में कंफ्यूज हो जाओगे, चलो c तो एक बार ही लिखना है ना, स्पीड ऑफ लाइट c की पावर d, इस पे डिपेंड करता है ना, इस तरीके से डिपेंड करता है। इन चार क्वांटिटीज का रिलेशन ही बताना है, u को इन चार क्वांटिटीज में कैसे लिख सकते हैं ना डायमेंशनली, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो u की डायमेंशन ये लिख दी, ठीक है, इक्वल टू e की डायमेंशन तो क्या है कूलाम्ब, कूलाम्ब की पावर a नोट रेडियस है इसकी l की पावर b, h क्या है इसकी डायमेंशन m l टू t की पावर माइनस वन, इसकी डायमेंशन इसकी पावर c, और c की पावर डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट l t माइनस वन की पावर d, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो कूलाम्ब का स्क्वायर है इक्वल टू, कूलाम्ब इधर देखें तो a की पावर है, तो कूलाम्ब की पावर a, ठीक है, इंटू l की पावर b, सब अब m l और t को अलग अलग कर लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं m में, तो m की पावर केवल यहां से आएगी c, l की पावर देखेंगे तो यहां से भी आएगी b, l की पावर 2c यहां से आएगी प्लस का 2c, और l की पावर d यहां से आएगी प्लस का d, t की पावर देखें तो t भी यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा माइनस का c, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का d, ठीक है, t की पावर माइनस वन की पावर c माइनस का c, और माइनस वन की पावर d माइनस का d, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, माइनस का c माइनस का d, ये आ गई है ना। अब इसके इक्वल कर लो, ये वाली डायमेंशंस के इक्वल, तो कूलाम्ब को अगर कंपेयर करें, कूलाम्ब को कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 है पावर, इधर भी 2 होनी चाहिए, और इधर है a, तो यानी a की वैल्यू 2 आ गई सीधे सीधे। अब चलते आगे m पे, m की डायमेंशन कंपेयर करते थे, इधर माइनस वन है, इधर क्या है c, तो a माइनस वन इक्वल टू c आ गया, ये 2 आ गया, देखो इसमें तो डायरेक्ट ही वैल्यू जा रही है ना। अब चलो किस पे, l पे चलेंगे, तो इधर तो है माइनस का 2 इक्वल टू, माइनस का 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या देखो b प्लस 2c, b प्लस 2c प्लस d, ये इक्वेशन नंबर 3 आ रही है। और फिर t की डायमेंशन कंपेयर करेंगे तो ये माइनस का 2 इक्वल टू, माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस का c माइनस का d, माइनस का c माइनस का d, ये आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो c की वैल्यू माइनस का 1 यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से अपने को d मिल जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस का 1 माइनस का d, तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का d, d इधर आ जाएगा, और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस का d इधर आया प्लस, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2, 1 प्लस 2 3, तो d की वैल्यू 3 आ गई, a आ गया, c आ गया, d आ गया। अब क्या रखना है अपने को,
सही तो कराया ना अपन ने। पावर 3 कैसे आ गई? c की पावर m की पावर c, m केवल एक ही जगह आ रहा है क्या? ml2t, ठीक है। तो a की पावर यहां से आ गई सीधे सीधे कूलाम की 2, ठीक है। उसके बाद में ये इसी से तो गड़बड़ नहीं हो रही, अपन ने इसको करंट में डिफाइन नहीं करा इस वजह से। चलो देखते हैं एक बार, क्योंकि ये तो सही है। d की पावर 3 तो इसमें किसी में नहीं आ रही थी ना, 3 तो किसी में नहीं आ रही है। चलो ठीक है, m की पावर c, b की पावर b प्लस 2c प्लस d, ठीक है। कूलाम को इन सब से कर सकते हैं क्या डिफाइन? कूलाम को L, A और H से कर तो सकते हैं यार, तो फिर तो इसको करंट में लिखना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, पहले इससे हो जाना चाहिए। करंट को भी तो कूलाम से डिफाइन कर सकते हैं ना, सॉरी कूलाम को करंट से, ठीक है। हाँ, c की पावर क्या दे रहा, इधर क्या दे रखा था? m की पावर c आया था, और यहाँ पे m की पावर -1 आ गया c के बराबर। फिर l की पावर -2, l की पावर -2 आ रहा है, l की पावर इधर से कितना आ रहा था? b, और l की पावर प्लस 2c प्लस d, तो b प्लस 2c प्लस d, ठीक है, -2। और t की पावर इधर आ रहा था -2, कूलाम्ब स्क्वायर पर जूल, तो ml2, देखो ये गलत कर दिया ना अपन ने। जूल की यूनिट क्या होती है? ml2 t-2 होती है, तो t-2 ये ऊपर जाएगा +2 आएगा, बस हो गया। फिर तो t की पावर ये +2 आएगा ना, ये +2 है, ठीक है, t की पावर +2, फिर तो हो गया। ये माइनस की गड़बड़ी हो गई थी ना, माइनस की गड़बड़ी हो गई थी। चलो अब ये यहाँ पे भी करना पड़ेगा इसको सही, यहाँ पे +2 कर ही दिया, ठीक है। तो t को जब कंपेयर करेंगे, t को कंपेयर करेंगे तो t की पावर +2 इक्वल टू माइनस ऑफ c की वैल्यू क्या निकल के आए अपने पास? -1, यहाँ पे रख दी, माइनस का d को इधर लेके आओ, ये क्या है? माइनस माइनस प्लस का 1, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो 1 - 2 क्या आ जाएगा? -1, d की वैल्यू -1, ठीक है, d की वैल्यू -1। अब d की वैल्यू आ गई, a की आ गई, c की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख के क्या अननोन क्या बचा अपने पास? c बचा है ना, तो c यानी d की वैल्यू -1 यहाँ पे रख दो और वापस से c निकाल लो, ठीक है। तो 2 इक्वल टू माइनस का c माइनस d की वैल्यू -1 रख दिया, तो 2 इक्वल टू माइनस का c माइनस माइनस प्लस का 1, और ये इधर आएगा तो +1, 1 - 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल टू माइनस का c आ जाएगा अपना -1, ठीक है। c तो आ गया था ना, अननोन क्या रह गया था अपना? a आ गया, c आ गया, d आ गया, तो b रह गया ना, b को करना था। देखो क्या कर दिया अपन ने, जबरदस्ती जगह भर दी। बस इनमें ये कैलकुलेशन करते जाओ बार बार, और फिर अटकते जाओ, है ना। इसीलिए फॉर्मूले वाला मेथड थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ता है, लेकिन आसान होता है ना, ठीक है। b निकालना था और d c निकला हुआ था, वापस से निकाल दे, चलो कोई नहीं। d a और c, तो इस वाले फॉर्मूले में देखो b आ रहा है, तो b निकल जाएगा यहाँ से, -2, यहाँ से देखो -2 इक्वल टू b निकालना ही है, प्लस में 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है? -1, प्लस में d की वैल्यू ये कितनी? ये भी -1 है, समझ गए। तो -2 इसको लिखो, देखो यहाँ पे, ये -2 इक्वल टू b, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और -1 -3, तो ये इधर आ जाएगा +1 बन जाएगा ना, -2 +3 इक्वल टू b, यानी कि b की वैल्यू +1। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास? फॉर्मूला अगर अपन लिखें तो u इक्वल टू e की पावर a, और a की वैल्यू है 2, तो e की पावर 2, फिर a0 की पावर b, और b की वैल्यू आई है 1, तो यानी a0 की पावर 1, इंटू h की पावर c, c की वैल्यू आई है -1, h की पावर -1, और c की पावर d, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट c, उसकी पावर d है, d कितना है अपने पास? -1, यानी कि -1। तो ये क्या बन गया? u बन गया e² a0 अपॉन में hc, समझ गए? e² a0 अपॉन में hc, और यही फॉर्मूला आ रहा था कि डायमेंशनली u इक्वल टू e² a0 अपॉन में hc, d तो निकाला था अपन ने उससे, है ना। तो देखो कितना टाइम लग गया ना उसमें, और उसमें कितना आसान था, अगर तुमने पढ़ी हुई हो, है ना, अगर फिजिक्स तुमने पढ़ी हुई है तो, है ना, तुम पढ़ लोगे, अगर 11th क्लास में हो तो 12th में जाओगे तो ये मॉडर्न फिजिक्स से लिखते हैं अपन, है ना, hc/λ, किसी भी फोटोन की एनर्जी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये एनर्जी अपन पढ़ते हैं क्या, कैपेसिटर की, समझ गए? चलो अच्छी बात है, समझ गए तो चलते हैं आगे, है ना। हो गया डी, ठीक है। अगले सवाल पे। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, प्रेशर इनसाइड ए गैस कंटेनर इज P इक्वल टू 5 किलो पास्कल, इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम इज। पास्कल क्या होता है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो अब तक तो याद हो गया होगा तुम्हें, है ना। पास्कल होता है तुम्हारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। तो प्रेशर को अपन लिखते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो, पास्कल को लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है ना, इसको सीजीएस में बदलना है। सीजीएस में मतलब न्यूटन का क्या होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर। याद कर लिया होगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर। अब डाइन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, फोर्स को तो डाइन में रखना है और मीटर को सेंटीमीटर में रखना है, यही तो होता है सीजीएस सिस्टम, है ना। तो रख दो यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू न्यूटन का मतलब क्या हो गया, न्यूटन की वैल्यू 1 न्यूटन सीजीएस सिस्टम में होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, डिवाइड बाई है मीटर स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, समझ गए। क्या बन गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन में 5 डाइन अपॉन में 100 है, 100 की पावर 2 हो जाएगा। यानी इसको 100 को मैं पहले ही लिख दूं, इसको देखो पहले तो 10 की पावर 2 रख दूं और उसकी भी पावर 2 हो जाएगी, तो 10 की पावर 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, a इंटू बी का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर बनता है ना। तो 10 की पावर 2 था उसका स्क्वायर, तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 इंटू सेंटीमीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया, सीजीएस यूनिट किसकी, प्रेशर की। खत्म, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 गया तो 10 बच गया, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 आ गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 इंटू 10 टू द पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को दिख रहा है बी ऑप्शन में, और तो कहीं नहीं दे रखा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए। या तो इस तरीके से कर लो, अदरवाइज फिर से इसमें वो होता है कि पी की डायमेंशन लिखो। पी की डायमेंशन क्या होती है भैया, फोर्स की डायमेंशन अपॉन में एरिया की डायमेंशन, m(l(t)-2 अपॉन में l2, यानी कि m(l-1t)-2, ठीक है। तो फिर अपन n1u1 इक्वल टू n2u2 करेंगे, है ना। n1 क्या है अपने पास, n1 है पहले वाले सिस्टम में 5 इंटू 10 टू द पावर 3, u1 क्या है m1 और t1, और इनकी पावर क्या है m1l-1t-2 इक्वल टू n2 अपने को निकालना है, और यूनिट उसमें सेकंड सिस्टम में m2 l2 की पावर -1 t2 की पावर -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n2, यहाँ से n2 आ गया अपने पास कितना, n2 आ गया अपने पास कितना, n1 इंटू n1 की वैल्यू रख दी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, n1 इंटू m1 अपॉन में m2 की पावर 1, है ना, l1 अपॉन में l2 की पावर -1 और t1 अपॉन में t2 की पावर -2, ये आ गया। n1 है 5 इंटू 10 टू द पावर 3, m1 पहला क्या है mks सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर SI यूनिट सिस्टम, उसमें m1 क्या है किलोग्राम में, तो m2 सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा ग्राम में, ठीक है। l1 में पहले किस में है मीटर में, फिर ये हो जाएगा सेंटीमीटर में -1, पहले सेकंड में है अभी भी सेकंड में ही रहेगा, ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको क्या लिख देंगे अंदर 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन में ग्राम, कैंसिल आउट हो गया, इंटू इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो गया, पावर -1 है लेकिन, और सेकंड से सेकंड गया तो ये तो 1 बच गया, है ना। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू अंदर बच गया 10 टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन में पावर -1 है ना, तो 100 की पावर -1 अपॉन में 100 हो जाएगा। ये क्या है 10 टू द पावर 2 है, तो 10 टू द पावर 2 से 3 कट गया, 10 बच गया, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3 4, 3 + 1 4, खत्म, यहाँ से भी आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर लो, या तुम डायरेक्ट सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू रख दो न्यूटन की मीटर स्क्वायर की, तो आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज ये लेंथी प्रोसीजर तो तुम्हारे पास है ही, ये कभी फेल नहीं होता, ये भी कभी फेल नहीं होता अगर तुम्हें पता हो कि
SI यूनिट और CGS यूनिट्स में इनमें क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, समझ गए। चलो अच्छी बात है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला बोल रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंटम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इन CGS सिस्टम। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ना, 1 किलोग्राम इधर कैसे चला गया ये, ठीक है। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की अगर बात करें इन CGS सिस्टम, तो देखो अब वो बता ही दिया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से तुम कर लोगे M1 M2। अब डायरेक्ट रख देते हैं इस वाले सवाल में, तो डायरेक्ट रख सकते हैं ना। CGS में किलोग्राम को किस में रखते हैं, 1 इंटू किलोग्राम को किस में रखते हैं, ग्राम में। ग्राम का मतलब कि 10⁻³ ग्राम, ठीक है। इंटू मीटर को किस में रखते हैं, 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। ये पर सेकंड यानी डिवाइड बाय सेकंड होता है ये, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड। सेकंड को तो सेकंड में रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 10⁻³ इंटू 100 होता है 10⁻²। ये क्या बन गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये क्या बन गया, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड क्या, CGS यूनिट, यानी 10⁵ हो गया। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अगर मोमेंटम ऐसा यूनिट में लिखना है तो 1 लिखेंगे, और उसका अपन यहां से फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि 1 SI यूनिट इक्वल टू 10⁵ CGS यूनिट। ऐसे ही तो बनते हैं फॉर्मूले कि 1 किलोग्राम को, ये स्टैंडर्ड अपने को याद है ना। तो फिर अपन किसी में भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे न्यूटन का 10⁵ डाइन निकाला था, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन निकाला हुआ है ना, वो इसी तरीके से निकाला हुआ है ना। अच्छा ठीक है, तो 1 इक्वल टू 10⁵ आ गया, ठीक है। अच्छा कौन सा आंसर है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, समझ गए, ठीक है। समझ गए तो अगले सवाल पे चलते हैं। ए बाइसिकल हैज ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो वापस से CG किलोमीटर पर आवर में रखना है, तो 6 इंटू मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब या तो तुम N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से कर लो, है ना भैया, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से कर लो, वरना थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर दो, है ना। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, सेकंड को आर में चेंज करना है ना। इसमें तुम कंफ्यूज हो ही जाओगे। वैसे तो डायरेक्टली होता है, किलोमीटर से पर आर से मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए 5/18 से, और ये इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन चलो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लगा लो, ठीक है। N1 क्या है अपना, N1 है यहाँ पे मैग्नीट्यूड 6 इंटू U1 क्या है, ये इसकी डायमेंशन लिखे हैं तो LT-1 है ना, M की L और सेकंड 1 में सेकंड यानी कि 1 में टाइम, T ऊपर आ गया -1, तो L1 T1 की पावर -1 इक्वल टू N2 निकालना है, और इसकी डायमेंशन L2 T2 की पावर -1। तो N2 आ गया कितना, 6 इंटू L1 में L2 इंटू T1 में T2 की पावर -1, ठीक है। 6 इंटू L1 क्या है, ये क्या है अपना L1 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये तो है मीटर में, अपॉन में नीचे क्या लिखना है L2, ये किलोमीटर में डिस्टेंस को, लेंथ को अब किस में लिखना है, किलोमीटर में, इसकी पावर 1 है, इंटू T1 यहाँ भी सेकंड में और यहाँ पे R में लिखना है, तो यहाँ पे RH की पावर -1, ठीक है। तो 6 मीटर से तो मीटर गया, किलो की बच गई 10⁻3, किलो यानी 10⁻3 होता है, इंटू यानी कि 1 किलोमीटर में 10⁻3 1000 मीटर होता है ना, तो 10⁻3 मीटर, मीटर से मीटर गया, इंटू 60। अब ये देखो सेकंड अपॉन में नीचे लिखिए 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, सेकंड में सेकंड से सेकंड गया, इसकी पावर -1 है, तो 1 अपॉन में 60 इंटू 60 की पावर -1 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, N2 6 इंटू 1 अपॉन में 1000 इंटू 60 इंटू 60 ऊपर चला गया। वो क्यों चला गया, 60 इंटू 60 ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि पावर -1 थी, तो इसकी पावर -1 आएगी, ऊपर तो 1 है ही, तो ये ऊपर जाके प्लस पावर 1 में आ जाएगा 60 इंटू 60। तो 6 इंटू 6 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 36 216 होता है। तो N2 कितना आ जाएगा अपना 21600 अपॉन में 1000, तो 21.6 किलोमीटर पर आवर, कौन से में दे रखा है 21.6 किलोमीटर पर आवर, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, समझ गए। अगले सवाल पे चलो। द एरिया ऑफ रूम इन मीटर स्क्वायर द सेम इन फीट स्क्वायर विल बी, तो 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब देख रखा है 1 मीटर कितना होता है 3.28 फीट, इसका स्क्वायर, सॉरी अगर 1 मीटर का स्क्वायर करना है
तो 3.28 फीट का स्क्वायर कर दो, है ना। तो इसमें 10 इंटू मीटर स्क्वायर है, तो 10 इंटू मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 3.28 फीट, और इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 3.28 का स्क्वायर इंटू फीट स्क्वायर। तो फीट स्क्वायर में एरिया आ गया, 10 इंटू 3.28 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 10 पॉइंट समथिंग। तो ये लगभग बराबर आएगा 10.7 के, 10.7 के समथिंग आ जाएगा, है ना। 3.3 है तो 3.3 का 3.28 को 3.3 कर लेंगे, लगभग 10.7 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि 4 की स्क्वायर तो 16 होता है, तो बहुत जुड़ जाएगा ना, ठीक है। तो 3 पॉइंट लगभग 10.7 आएगा, इंटू 10 है ही, क्या है, इंटू में 10 है ही अपने पास, हम्म, 10 तो है ही, और ये 3.28 के 10.7 के समथिंग ये आ जाएगा, ये फीट स्क्वायर में, तो लगभग बराबर 107 फीट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 107 फीट स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब तुम एग्जैक्ट 3.28 का स्क्वायर लिख दोगे तो वो 10.76 आ रहा होगा, तो लगा लो 10.76, स्क्वायर करके देख लो, इतना ही आ रहा होगा, है ना। थोड़ा बहुत आंसर तो आसपास लगा ही सकते हैं ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बचने के लिए, ठीक है। तो 3.28 का स्क्वायर आ जाएगा 10.76, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 107.6, और ये फीट स्क्वायर में ये एरिया आ जाएगा, समझ गए। चलो ठीक है, कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी यूनिट बतानी है। तो देखो, या तो तुम डायरेक्टली न्यूटन को क्या लिख दोगे, 10⁵ मीटर स्क्वायर में मीटर को सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर रख दोगे तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10⁵ इंटू 100 का स्क्वायर 10⁴ 10⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में किलोग्राम अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर 10⁻³ ग्राम, यानी कि पावर 6 माइनस का 6 हो जाएगा, पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.7 10⁸ माइनस 8, तो 674 10⁻⁸, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। सोचने वाली बात ही नहीं होती है ना, 6.674 10⁻⁸, है ना। अब देखो, अब यूनिट की बात करें ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, एक मिनट, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इनवर्स, अच्छा डायमेंशन के साथ भी खेल रखा है, फिर तो पूरा बताना ही पड़ेगा इसमें, है ना, क्योंकि ग्राम और सेकंड की डायमेंशन के साथ भी खेला हुआ है। चलो ठीक है, फिर पूरा बताना ही पड़ेगा। वैसे तो ये आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, सेकंड स्क्वायर ही तो आता है, इनमें सेकंड आता नहीं है, तो सेकंड की पावर -1, ये तो गलत हो गया, इसी में आएगा, ये आंसर सही है ना। ग्राम नहीं, वही आएगा, तो ये किलोग्राम की पावर नीचे 2 है, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं ना, तो इसकी यूनिट लिखो, इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। पहले तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन न्यूटन की mL/t-2 इंटू मीटर स्क्वायर की L2 अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर यानी कि m2, तो कितना लिख दिया, m की पावर -1 और L की पावर 3 और t की पावर -2, ये किसकी डायमेंशन आ गई, g की डायमेंशन आ गई। अब लिख दो n1 u1 = n2 u2, n1 इंटू u1 m1 की पावर -1, L1 की पावर 3 और t1 की पावर -2 इक्वल टू n2 m1 की पावर m2 की पावर -1, L2 की पावर 3, t2 की पावर -2, तो n2 आ जाएगा यहाँ से n1, है ना, n2 आ जाएगा यहाँ से n1, m1 अपॉन में m2 की पावर -1, L1 अपॉन में L2 की पावर 3 और t1 अपॉन में t2 की पावर -2, ठीक है। तो देखो m की पावर -1 यानी ग्राम की पावर -1, लेंथ यानी सेंटीमीटर की पावर 3, लेंथ की पावर सेंटीमीटर की पावर 3, टाइम यानी कि सेंटीमीटर की पावर -2, सॉरी टाइम सेकंड की पावर -2, इसी में आ रही है डायमेंशन, समझ गए, ये वाली डायमेंशन इसी में आ रही है, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, है ना। अगर तुम्हें देखना आता है तो तुम्हें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, डायमेंशन से भी पता चल रहा था, वही आएगा, समझ गए भाई। लेंथ की डायमेंशन 3, लेंथ की डायमेंशन 3, m की -1, m की -1, t की पावर -2, t की पावर -2, समझ रहे हो। तो फिर उसके जैसा ये ऑप्शन भी था, लेकिन तुमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी यहाँ से रख के कि मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, समझ गए। बाकी भाई फॉर्मूला तो है ही, तुम फॉर्मूला पे अगर चलना चाहते हो तो फॉर्मूले से आ गए यहाँ पे। अब n2 आ जाएगा, n1 कितना है 6.67 10⁻⁻11 इंटू आ गया m1 अपॉन में m2 क्या है
m1 अपॉन में m2, m1 अपॉन में m2। m1 क्या था, ये एसआई यूनिट था और ये अपना सीजीएस यूनिट, तो m1 यानी कि एसआई यूनिट किलोग्राम में होता है, अपॉन में ग्राम, ग्राम किसमें, सीजीएस यूनिट में, इसकी पावर -1 इनटू लेंथ, ये क्या था L1, ये ऐसा यूनिट थी L1 यानी कि मीटर में, और नीचे रखेंगे सेंटीमीटर में, इसकी पावर है 3, ऊपर टाइम सेकंड अपॉन में सेकंड की पावर -2। ठीक है, टाइम को सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड ही आएगा ना। ठीक है, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायमेंशन तो अपने को मिल चुकी है, डायमेंशन तो इन दोनों की सही है ना, इन दोनों की सही है। मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा अपने को, मैग्नीट्यूड अपने को मिलेगा भाई 6.67 10⁻11। अब यहाँ से देखो 10⁻3 ग्राम लिख सकता हूँ इसको, किलो को 10⁻3, तो बच गया ग्राम, सो ग्राम से ग्राम गया और 10⁻3 बच गया, उसकी पावर है -1, है ना। अब थोड़ा सा जगह कम है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, सोचना। मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को अगर 100 सेंटीमीटर लिख दिया तो 100 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया 100 की पावर 3, सेकंड से सेकंड वैसे गया, तो यहाँ पे तो 1 बच गया। ठीक है, तो 6.67 10⁻11 है ना, इंटू 10⁻3। अब ये क्या है, 10⁻2 है, 2 की पावर 3, तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई 10⁻2 इंटू 3 यानी 10⁻6, तो 6.67 10⁻11 इंटू 10⁻3 और प्लस का 6 10⁻+6, सॉरी प्लस का 3, 6 -3 गया ना, तो 3 बच जाएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 11 8 बच जाएगा 6.67 10⁻8 है ना, 6.67 10⁻8 है ना। ये एक्चुअल में 6.74 देनी चाहिए थी, ये वैल्यू होती है ना पूरी, क्योंकि इसमें सभी में वही दे रखा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको करेक्ट हो जाएगा ना, तुम्हें 4 लिखा हुआ मिलेगा। तो 6.674, अगर हर जगह 4 आएगा तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा लास्ट में, -8, तो ये आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ गए, ये तुम उससे करो भाई। मैग्नीट्यूड तो इसमें भी वही है, लेकिन इसमें डायमेंशन गलत दे रखी है ना, इसमें भी मैग्नीट्यूड वही है लेकिन इसकी भी डायमेंशन गलत है, डायमेंशनली केवल ये सही है और मैग्नीट्यूड से भी। समझ गए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलो। इफ वर्क डन इज W = 20 जूल देन वर्क डन सीजीएस सिस्टम, तो 1 जूल किसके बराबर होता है अर्ग में, अगर तुम्हें डायरेक्टली याद है तो रख दो यहाँ पे, 1 जूल किसके बराबर है, 10⁻7 अर्ग है ना, तो 2 × 10⁸ अर्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन। अपन देख लेते हैं, 20 इंटू यूनिट से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जूल की डायमेंशन m l l2 t -2 है ना, तो n1 u1 = n2 u2 है ना। यहाँ पे रख देंगे n1 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू इसकी अगर mlt रखेंगे तो m1 l1 t1 -2 और 2 पावर, इधर n2 निकालना है, m2 इसमें क्या रखना है भाई, जूल को अर्ग होता है ना, ये तो ऐसा यूनिट होती है ना, इक्वल नहीं होते, और ये CGS यूनिट होती है ना, यानी इसको MKS भी बोल देते हैं, MKS यूनिट। ठीक, तो ये n2 m2 की पावर 1 l2 की पावर 2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -2, यही होगा। तो n2 आ जाएगा n1 अपॉन में यानी कि 20 इंटू m1 अपॉन में m2 l1 अपॉन में l2 की पावर 2 t1 अपॉन में t2। ये देखो टाइम पास है, बाकी तुम बताना पड़ रहा है कि ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ना। तुम्हें अगर कोई और चीज आ जाए जो तुम डायरेक्टली तुम्हें पता नहीं हो तो तुम्हें कैसे करना है ना, बाकी तो सिंपल पता है इसका, है ना। 20 m1 अपॉन में m2 क्या, m1 अपॉन में m2 क्या, अच्छा ये m1 l1 t1 किसकी है SI यूनिट, m2 l2 t2 किसकी है CGS यूनिट, तो m1 को किस में रखेंगे किलोग्राम में और m2 किस में ग्राम में, इंटू l1 किस में मीटर में, l2 सेंटीमीटर में, इसकी पावर 2 है, t1 किस में सेकंड में, t2 सेकंड में, क्योंकि टाइम को सेकंड होता है दोनों सिस्टम्स में, है ना। तो ये तो 1 हो गया। n2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 20 इंटू ये किलोग्राम अपॉन में ग्राम है, किलो को 10⁻3 रख दूं तो ग्राम से ग्राम गया, इंटू मीटर को सेंटीमीटर रख दूं 100 सेंटीमीटर, तो 100 रह गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 100 की पावर 2। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻3 इंटू 100 क्या होता है 10⁻2, उसकी भी पावर 2, तो पावर से पावर 2 से 2 × 4, तो 10 की पावर 4, तो 10⁻4 प्लस 3 7 और एक 10 यहाँ से आ जाएगा 8, 2 × 10⁸ अर्ग। ये भाई तुम्हारा फॉर्मूले से हो गया सी, समझ गए, सी ऑप्शन यानी कि सी तुम्हारा सही करेक्ट आंसर है।
हाँ, अगले सवाल पे चलते हैं। इफ मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड 100 किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, देन द न्यू यूनिट ऑफ वर्क इन जूल इज, है ना। जूल के अंदर न्यू यूनिट बतानी है अपने को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में टाइम है अपना, टाइम टी ले रखा है, एक्सेलरेशन अपने को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किस में चला गया अपन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चले गए, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन सॉरी मास जो है उसको कर दिया अपन ने 100 किलोग्राम को, जो 1 किलोग्राम होता था उसकी जगह अपन यूनिट लेंगे 100 किलोग्राम। चलो ठीक है, सबसे पहले तो द न्यू यूनिट ऑफ जूल, तो जूल की यूनिट अगर अपन लिखें तो mL/T-2 ये लिखते थे जूल की यूनिट, यानी कि वर्क की या फिर एनर्जी की यूनिट जो जूल की होती थी mL/T-2, समझ गए, ये लिखते थे। अब अच्छा, अब अपने पास क्या है, T भी है अपने पास और M भी है अपने पास, लेकिन L नहीं है ना। वैसे अपन एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं L और T की यूज करके, है ना, लेकिन ये भी तो फंडामेंटल सेट बन रहा है। अगर अपन L को ही डिफाइन कर दें A और T से तो कर सकते हैं ना भाई, जैसे अपन ने A को डिफाइन करा L और T को यूज करके, वैसे ही अपन L को डिफाइन कर दें A और T को यूज करके, तो बस वही करना है अपने को, L को डिफाइन करना है। एक्सेलरेशन अगर डायमेंशनली में लिखूं, डायमेंशनली लिखूंगा, एक्सेलरेशन क्या की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी कि डायमेंशनली A को मैं डायमेंशन ही लेके चलूं कि ये कोई नई डायमेंशन है, तो M यानी कि L अपॉन में S यानी कि T इसकी पावर 2, तो L को मैं डिफाइन कर सकता हूं A इंटू टी की पावर 2 की फॉर्म में। L की डायमेंशन A की फॉर्म में A इंटू टी की पावर 2 आ गई, तो L की डायमेंशन यहां पे रख दो A इंटू टी की पावर 2, M A इंटू टी की पावर 2 इंटू टी की पावर माइनस का 2, ठीक है। गड़बड़ कर दी क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो A आ जाएगा अपना L अपॉन में टी की पावर 2, ठीक है, और जूल होता है अपना mL/T-2, तो L को क्या लिख देंगे अपन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर L अपॉन में टी स्क्वायर, तो L आ जाएगा A इंटू टी स्क्वायर, तो A इंटू टी स्क्वायर है ना। चलो ठीक है, ये आ जाएगा M इंटू A इंटू टी स्क्वायर और टी की पावर माइनस का 2, ठीक है। लेकिन T से T गलत हो गया ना, तो टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करता, फिर ये ऐसा तो नहीं हो सकता, अपन ने कुछ तो गड़बड़ करी है। द न्यू यूनिट ऑफ जूल वर्क इन जूल, तो L को अपन लिख देंगे क्या, A इंटू टी की पावर 2, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, तो मीटर को लिख दें अपन एक्सेलरेशन इंटू सेकंड स्क्वायर, तो A इंटू टी स्क्वायर, L को लिख दी कैसे, अरे गड़बड़ कर दी ना, L की पावर 2 था, ऐसे ही कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, टाइम पे तो डिपेंड करेगा ही, ऐसे तो फिर नहीं हो सकता, फिर वो डिफाइन नहीं होती ना। इतना तो तुम्हें भी देखना आना चाहिए कि ये T पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा, जूल समय तो होना ही चाहिए ना, तभी तो अपन बाकी चीजों को डिफाइन कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो L की पावर 2 है, तो L यानी A इंटू टी की पावर 2, इसकी पावर 2 है, अब आ जाएगा, अब नहीं कैंसिल आउट होगा, देखो M A की पावर 2 और T की पावर 4 इंटू टी की पावर माइनस का 2, तो जूल को डायमेंशनली अपन क्या लिख सकते हैं, M A की पावर 2 T की पावर 4 और T की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला जूल का M A और T की फॉर्म में, समझ गए, ठीक है। अब कर दो, अब N1U1 इक्वल टू N2U2 कर दो, जूल को यानी कि 1 जूल को, N1 तो 1 है, इंटू जूल यानी कि जूल पहले क्या था, पहले था अपना M1 A1 की पावर 2 T1 की पावर 2। अब भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ये है इसका, ये नहीं है ना, क्योंकि अपने को फंडामेंटल क्वांटिटीज टाइम, एक्सेलरेशन और मास लेना है ना, अपने को टाइम, एक्सेलरेशन और क्या बोलते हैं मास, अपने को फंडामेंटल क्वांटिटीज लेनी है, लेंथ को अपने को एलिमिनेट करना है इसमें, समझ रहे हो। अपना फंडामेंटल सेट इस बार MLT का नहीं है, MA और T का है, समझ रहे हो। तो इस फॉर्मूले में, अब इसके फॉर्मूले में किस तरीके से अपन लिखेंगे, है ना, वो पूछा है अपने से। तो 1 इंटू M1 A1 की पावर T1 2 और T1 की पावर 2, ठीक है, इक्वल टू N2 अपने को निकालना है M2 A2 की पावर 2 T2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से N2 आ जाएगा, N1 तो 1 है ही, इंटू M1 अपॉन में M2 इंटू A1 अपॉन में A2 की पावर 2 और T1 अपॉन में T2 की पावर 2,
अब देखो क्या खेल किया है तुम्हारे साथ, इनमें 1 तो 1 है इनटू मास पहले किलोग्राम था, अब उसको कर दिया 100 किलोग्राम, तो सेकंड वाले सिस्टम में इसको लिख देंगे 100 किलोग्राम इनटू, अब लिखना है एक्सेलरेशन पहले कितना था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया इसको, समझे। पहले एक्सेलरेशन जो यूनिट था वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था एक्सेलरेशन का यूनिट, लेकिन इसने क्या बोला कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही एक मतलब कि नया यूनिट लेना है अपने को, है ना। जो यूनिट अपन लिखते हैं कि 10 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है, लेकिन इसने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको ही यूनिट बना दो, तो नई यूनिट क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले कितनी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है प्लस का 2 इंटू टाइम की पावर 2, टाइम पहले कितना था सेकंड था, अब इसने क्या कर दिया न्यू सिस्टम में मिनट ले लिया, तो मिनट को क्या लिख देंगे अपन 60 सेकंड लिख देंगे, है ना, और इसकी पावर 2 है, मिनट लिखना था लेकिन उसको 60 सेकंड रख देते हैं ताकि कैंसिल आउट भी तो करनी है ना, अपने को n2 की वैल्यू निकालनी है, तो किलोग्राम से देखो किलोग्राम गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर गया, सेकंड से सेकंड गया, बच गया क्या, आगे देखते हैं, जगह नहीं है, तो n2 की वैल्यू आ गई अपने पास, अब यहां से येलो कलर से लिखेंगे, n2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, किलोग्राम से किलोग्राम गया 1/100, तो यहां से तो आ गया 1/100 इंटू यहां से क्या आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कट गया 1/10 का स्क्वायर, तो इंटू आएगा 1/10 का स्क्वायर इंटू वहां पे क्या देखो सेकंड से सेकंड गया 1/60 का स्क्वायर है, तो 1/60 का स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 1/10 टू द पावर 2 इंटू ये भी 1/10 टू द पावर 2 इंटू 1/60 की पावर 2, 100 को 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो ये 1/10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 4 हो गया, है ना, इंटू 1/3600 हो गया 60 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1/36 इंटू इसको क्या लिख देंगे 10 टू द पावर 2 में चला जाएगा 00, 10 टू द पावर 2 यहाँ पे 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2 4 प्लस 2 6, तो 10 टू द पावर 6 36 10 टू द पावर 6, ये नई यूनिट आ जाएगी ना, क्या आ जाएगा 1/36 10 टू द पावर 6 इसमें दिख रहा है अपने को, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ गए किस तरीके से करना है। अब अपना नया जो जूल का यूनिट है वो ये है ना कि ये, तो इसमें से नए वाले में कन्वर्ट करना है, जहां पे m को तो 100 m कर दिया, a को 10 a कर दिया और t को 60 t कर दिया, सेकंड को 60 सेकंड में बदल दिया ना मिनट में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इन न्यूटन पर मीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भाई अब तुम n1 u1 से बार बार करते जाओगे क्या, अब तो रख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो तुम मुझसे कर लो वापस से, इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर करो, इसको अपॉन में मीटर स्क्वायर करो, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा n1 u1 n2 u2, या फिर न्यूटन को 10 टू द पावर 5 डाइन लिख सकते हो, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 है ना, 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में 10 टू द पावर 5 डाइन अपॉन में मीटर स्क्वायर था, इसको 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर यूनिट ही था, यूनिट को सीजीएस में बदल दिया, बस यही तो हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये 100 यानी 10 टू द पावर 2, उसकी भी पावर 2 10 टू द पावर 4 2 की पावर 2 4, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है सीजीएस यूनिट ही तो है, तो 10 टू द 4 से ये गया 2 इंटू 10 टू द पावर 12 आ गया आंसर, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलो, ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स वैल्यू इन ए न्यू सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इन किलोमीटर्स एंड दैट ऑफ द टाइम इन मिनट इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ लेंथ किलोमीटर, लेंथ को किलोमीटर में और टाइम को मिनट में कर दिया, तो यहाँ पे किलोमीटर में क्या करोगे तुम, डायरेक्टली कर सकते हो क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है, तो इसको क्या करोगे भाई मिनट में बदलना है तुम्हें, 60 सेकंड को 1 मिनट बोलते हैं और 1000 मीटर को किलोमीटर बोलते हैं, तो तुम क्या करो 1000 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब सेकंड स्क्वायर है तो 60 सेकंड का स्क्वायर करना अपने को, तो 60 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और 60 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूँ ना, n1 u1 से भी कर दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से समझ लो 9.8 इंटू 1000 इंटू मीटर, ये क्या बन गया 1000 मीटर अपॉन में
ये 60 की पावर 2 इसके साथ लिख दो, 60 इंटू सेकेंड का स्क्वायर। अब क्या बच जाएगा, ऊपर 60 का स्क्वायर बच गया और नीचे 100 बच गया, समझ गए, बच गया ना। अच्छा 100 मीटर को किलोमीटर लिख सकता हूं मैं 9.8 ये किलोमीटर, और 60 सेकंड को मिनट लिख सकता हूं मैं, 60 सेकंड को लिख दिया मिनट का स्क्वायर इंटू क्या बन गया 3600 अपॉन में 60 का स्क्वायर 3600 अपॉन में 1000, तो क्या बन गया भैया 3.6 बन गया, 9.8 इंटू 3.6, ये क्या बन गया, ये 3 जीरो गए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना, तो 3.6 9.8 3.6 किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, कौन सा 9 या 27, ठीक है, तो 35 के समथिंग जो आ रहा है ए, भाई उसके पास में ये आ रहा था, तुम मल्टीप्लाई कर लो 9.8 3.6 इसको रख के, 6 8 जा 8 4 9 6 जा 54 और 4 58 इंटू 3 8 जा 24 2, तो 3 9 जा 27 और 2 27 और 2 कितना होता है 29, 8 8 और 4 12 1 9 और 5 14 और 1 15 और 1 3 35.28, तो 35.28 को लिख दिया 35.3, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अदरवाइज N1 U1 से कर लो भाई, तुम्हें अगर ज़्यादा दिक्कत है तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, तो N1 तो 9.8 है ना, इसकी डायमेंशन अगर लिखें क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर L T-2 रखेंगे, मीटर का L और सेकंड स्क्वायर है तो T स्क्वायर ऊपर जाएगा T की पावर माइनस का 2, तो 9.8, तो L1 T1 की पावर माइनस का 2 इक्वल टू N2 निकालना है L2 T2 की पावर माइनस का 2, है ना, तो N2 आ जाएगा 9.8 इंटू L1 अपॉन में L2 T1 अपॉन में T2 की पावर माइनस का 2, ठीक है, देखते जाना 9.8, L1 पहले क्या था ऐसा यूनिट में, ये मीटर में था, अभी किस में बदलना है, किस में, किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में इंटू टाइम पहले किस में था सेकंड में, अभी मिनट में, इसकी पावर माइनस का 2, ठीक है, तो 9.8 मीटर से मीटर गया नीचे बच गया 1000, किलो का 1000 बच गया, इंटू 60 सेकंड रखा, सेकंड से सेकंड गया 1 अपॉन में 60 की पावर माइनस का 2, तो 9.8 1 अपॉन में 1000 इंटू 60 की पावर माइनस 2 जाएगा, ऊपर की पावर तरफ जाएगा तो 60 की पावर प्लस 2 हो जाएगा ना भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अकेले, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, अकेले इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन में 60 की पावर माइनस 2, तो ये ऊपर जाके 60 की पावर प्लस 2 बन जाएगा ना, तो बस वही रखा है 60 की पावर प्लस का 2, तो 9.8 इंटू 1 अपॉन में 1000 वही बन गया पिछले वाला एक्सप्रेशन 3600 में भाग दे दो 3.6 आ जाएगा, है ना, और 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो आ रहा है, यही तो इक्वेशन आ गई, है ना, कितना आ जाएगा 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, समझ गए, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले सवाल पे चलो, इफ द यूनिट ऑफ मास बिकम 2 टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स एंड द यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, लेंथ को डबल कर दिया, मास को डबल कर दिया, लेंथ को 4 टाइम एंड टाइम को भी 4 टाइम कर दिया, यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकंड, ड्यू टू दिस यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बिकम्स n टाइम्स द वैल्यू ऑफ n इज, यूनिट कितने टाइम हो गई है ना, ये पूछा आपने से, ठीक है। अच्छा तो जो 1 जूल सेकंड अपन लिखते थे, 1 जूल सेकंड, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जूल का तो mL2T-2 इंटू सेकेंड का T, यानी कि mL2T-1, mL2T-1, ये इसकी डायमेंशन आ गई भैया, ठीक है। अब रख दो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है, N2 U2, अब अपने को तो निकालना है N2 इंटू U2, यही निकालना है ना। अच्छा U2 तो हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड डायमेंशन का क्या हो जाएगा, तो 1 जूल जो अपन लिखते हैं 1 जूल पर सेकंड, तो इसका तो 1 है, इंटू जब इसको 1 रखेंगे तो इसका N2 कितना हो जाएगा वो निकालना है अपने को, है ना। अगर N2 कितना हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतना ही यूनिट बढ़ेगा, N इंटू यू कॉन्स्टेंट है ना, अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो यूनिट उतना बढ़ जाएगा, है ना। तो ये इसमें पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ ड्यू टू दिस यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट बिकम n टाइम, चलो ठीक है वो निकालते हैं, ठीक है। 1 इंटू इसका अगर वैल्यू 1 था, 1 जूल था, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 1, और इसका क्या था m1 L1 की पावर 2 T1 की पावर -1, m1 L1 की पावर 2 और T1 की पावर -1,
इक्वल टू n2 निकालना है कि ये मैग्नीट्यूड कितने टाइम हो जाएगा, है ना, जब सिस्टम चेंज करेंगे तो यूनिट, है ना, या फिर यूनिट में रख दें, यूनिट में रख दें तो कितने टाइम हो जाएगा, पर उसमें रखने से पता चलेगा ना। हाँ चलो रख दो, m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर माइनस का 1। यहाँ से देखे ना, अगर यूनिट है तो देखना कितने टाइम हो जाएगी, तो यहाँ से ही देख लो, यूनिट देखना है ना कितने टाइम हो जाएगी, तो मास को किया डबल तो 2 टाइम हो गया, इनटू लेंथ को किया 4 टाइम तो 4 टाइम की पावर 2, इनटू टाइम को किया कितना, इसको 2m रखा ना, और इसको 4l रखा, और इसको रखा 2, और टाइम को भी 4 टाइम तो 4t की पावर माइनस का 1। यहीं से हो जाएगा, तुम यहां से भी निकाल लोगे तो भी हो जाएगा, पहले वहां से बता देता हूं ना। तो m को तो तुमने कर दिया 2m, यही तो करा है ना, l को कर दिया तुमने 4l की पावर 2, और ये कर दिया तुमने 4t तो 4t की पावर माइनस का 1, तो 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर माइनस का 1, ये आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4 की पावर 2, यहाँ से 4 की पावर माइनस 1, और अंदर बच गया m l2 t माइनस 1, है ना। तो जहाँ पे 4 की पावर 2 था, 4 की पावर माइनस 1 कैंसिल कर देगा इसको, 2 माइनस 1 बच जाएगा, तो 4 2 8 बच गया, 8 m l2 t माइनस 1। तो जहाँ पे यूनिट m l2 t माइनस 2 था, अब अगर इस तरीके से अपन चेंज कर देंगे तो वो यूनिट 8 इंटू m l2 t माइनस 1 आ जाएगी, यानी कि यूनिट कितने टाइम हो गई, 8 गुना हो गई। तो अगर देखें मैग्नीट्यूड n2 कितना आना चाहिए, 8 गुना कम हो जाना चाहिए, यानी कि n इंटू यू तो कांस्टेंट रहता है ना, तो अगर u 8 गुना हो गया तो n1 8 गुना कम आना चाहिए। तो यहाँ से अपन n2 कैलकुलेट करेंगे, ये तो था डायरेक्ट यूनिट कितने गुना हो गई ये कैलकुलेट करने का, ये इस तरीके से कि भाई n2 कितना गुना कम हो रहा है, जितना गुना n2 कम होगा उतना गुना उसकी यूनिट बड़ी होगी, समझ रहे हो ना, n इंटू यू तो कांस्टेंट है, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कम होगा ना, तो ये जितना गुना कम होगा वो यू उतना गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं, n2 आ जाएगा 1 इंटू m1 अपॉन में m2 l1 अपॉन में l2 का स्क्वायर इंटू t1 अपॉन में t2 की पावर माइनस का 1, ठीक है। 1 इंटू m1 पहले कितना था, m था, अभी 2m कर दिया, ठीक है। l1 वापस से कितना आ गया, l1 लेंथ पहले l थी, अभी 4l कर दी, है ना, 4l कर दी, इसका स्क्वायर है, पहले टाइम t था, अभी 4t कर दिया, इसका पावर माइनस का 1 है, ठीक है। तो ये 1 अपॉन में 2 m से m गया, l से l गया, t से t गया, 1 अपॉन में 4 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन में 4 की पावर माइनस का 1, यही तो आ रहा है। अब ये बन गया कितना, 1 अपॉन में 8, क्यों, क्योंकि 4 की पावर माइनस 1, 4 की पावर 2, 2 में से माइनस 1 गया तो 1, 4 की पावर 1, 1 इंटू 2 8, n की वैल्यू n2 कितना हो गया, n2 कितना हो गया 1/8 टाइम, जब ये 1 था n1, अगर n1 लेते चलेंगे तो n1/8 आएगा, तो मैग्नीट्यूड 8 गुना कम हो गया, यानी कि यूनिट तो 8 गुना बड़ी होगी ना, जब फिर डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लो, है ना। तो 8 गुना बढ़ गई यूनिट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए। चलो अगले सवाल पे, आज खत्म नहीं होने क्या क्वेश्चन। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ मास इज 10 किलोग्राम, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इज 100 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 न्यूटन फोर्स इन न्यू सिस्टम विल बी। कर दो सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है बार बार। 1 न्यूटन कितना हो जाएगा भैया, m l2 t माइनस सॉरी m l t माइनस 2 रखते हैं न्यूटन को, क्या रखते हैं, m l t माइनस 2, फोर्स को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं ना, तो चल जा भाई, m l t माइनस 2, ठीक है। अब देखो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लगा दो, तो n1 पहले क्या 1 न्यूटन को तो बदलना है, 1 इंटू u1 क्या था m1 l1 t1 की पावर माइनस 2 इक्वल टू n2 निकालना है, कितना हो गया मैग्नीट्यूड, और m2 l2 t2 की पावर माइनस का 2, तो n2 आ जाएगा 1 इंटू m1 अपॉन में m2 l1 अपॉन में l2 t1 अपॉन में t2 की पावर माइनस का 2, ठीक है। 1 इंटू m1 अपॉन में m2, m पहले क्या था, पहले m था, पहले किलोग्राम था, तो अभी 10 किलोग्राम हो गया, ऐसा यूनिट, न्यूटन जब है तो सब ऐसा यूनिट में रहेंगे ना, इन मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, अभी उनको चेंज कर दिया, अभी सेकंड सिस्टम में उसको 10 किलोग्राम कर दिया, है ना, अच्छा उसको यूनिट ले लिया, लेंथ थी मीटर में और इसको ले लिया 100 मीटर में, इनटू टाइम क्या था सेकंड में और इसको ले लिया किस में 1 मिनट में, इसकी पावर आ जाएगा माइनस का 2, किलोग्राम से किलोग्राम गया, मीटर से मीटर गया, 1 इंटू 1 अपॉन में 10 बच गया, इंटू यहाँ पे 1 अपॉन में 100 बच गया, इंटू यहाँ पे देखो मिनट को क्या रख सकता हूँ मैं, सेकंड 60 सेकंड, 1 अपॉन में 60 सेकंड, इसकी पावर माइनस 2 है, तो सेकंड से सेकंड गया, ये क्या बच गया देखो n2
1 में 10 इंटू 100 तो 1 में 1000 हो गया, इंटू ये क्या था 1 में 60 का पावर माइनस का 2, पावर माइनस 2 थी ना, ठीक है। तो ये 1 में 100 इंटू 60 की पावर प्लस का 2, ये तो था ना न्यूटन इन न्यू सिस्टम विल बी, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे 3600 हो जाएगा ये, अपॉन में 1000, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए। इस तरीके से कर लो, है ना। ओहो चलो हो गया है ना, काफ़ी टाइम हो गया लगातार चलते हुए, ठीक है। खैर कोई नहीं, सारी चीज़ें तुम्हें हर तरीके से एक्सप्लेन कर दी ना, हर क्वेश्चन के लगभग 2 मेथड बताए तुम्हें, हर क्वेश्चन को करने के लगभग 2 मेथड है ना। अब तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए भैया ना। अगर इसके बाद में भी तुम्हें डाउट है ना, तो भैया तुमने फिर ढंग से पढ़ाई नहीं करी ना, तो अपने नोट्स ढंग से रिवाइज करो, अपनी क्लासेस ढंग से करो, ठीक है। अपन चलते हैं अभी, जाने से पहले भी, है ना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, है ना। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना @physicsaholics_प्रतीक, ठीक है। ये ऑफिशियल आईडी है फिजिक्सaholics की। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, नीट वाले बच्चे NEET_physics, जे वाले बच्चे @IITG_physics, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें मिलती हैं सारी क्लासेस वगैरह की सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है ना, तो ज्वाइन कर लेना ये चैनल। और वेबसाइट तुम एक्सप्लोर करोगे तुम्हें सारा प्रीमियम कंटेंट मिल ही जाएगा ना। चलो अच्छी बात है, ये सारी की सारी लिंक्स तुम्हें दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाके चेकआउट कर लेना, है ना, सब कुछ कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना जाते टाइम, अगर नहीं कर रखा है तो, है ना। ठीक है भाई, चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। एक अच्छे संदेश के साथ में जाओ, निकलो, पढ़ो, है ना, ठीक है ना, चलते हैं।